बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन और मंडे मॉर्निंग के साथ ये है अरमला हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। नया हफ्ता खुल चुका है या स्टार्ट हो चुका है, जो भी गए, और उम्मीद है कि मुस्कुराहटों के साथ स्टार्ट हुआ है। नहीं, बहुत से लोग का बड़ी मुश्किल से निकल रहा है। अभी तो लफ्ज ऐसे जैसे चढ़ाई से निकल रहे हैं ना, चढ़ के आ रहे हैं। खैर, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं जी। पिछला हफ्ता आपका सही गुजरा और नए हफ्ते के लिए आप गियर्ड अप हैं। एक जो याद दहानी है वो ये है कि इस साल अगर कोई भी रेजोल्यूशन आपकी थी, 2022 ही चल रहा है ना, हाँ जी, 2022 के अंदर कोई भी अगर रेजोल्यूशन आपकी थी तो उसको पूरा न किए हुए अभी 5 महीने से ज्यादा, तकरीबन 5 महीने है ना, जिन्होंने पहले नहीं की उन्होंने अब क्या करनी। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पिछले साल की तो कर लेना, जो 2021 की 20 की पेंडिंग है। अच्छा, आपके साथ होता है, आप हर साल लेकिन रेजोल्यूशन सोचते होते हैं दिमाग में। मैंने पिछले 2 साल से रेजोल्यूशन सोचता और क्योंकि कभी इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि अब मैंने तो पर्सनली सोचा हुआ है कि मैं तो कुछ नहीं ऐसा सोचती, बस गो विद द फ्लो वाला सीन चल रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ जिंदगी में मोटिवेशन होनी चाहिए। कहते हैं ना, शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए, फिर उनको अचीव करके आगे चलना चाहिए। हम पाकिस्तानी मोस्टली नहीं है। कल मैं एक बड़ी दिलचस्प बात नोटिस कर रहा था, 3 जलसे इकट्ठे होते कल, आपको पता है? हाँ जी, बिल्कुल। और तीनों जलसे तकरीबन भरे हुए थे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि पाकिस्तानी कौम मतलब सोच क्या रही हो। एक रैली भी थी, बिलावल साहब की भी थी। तो अब इसमें मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तानी कौम मतलब चाह क्या रही है, कि सिर्फ जलसों में जाना है, नारे लगाने हैं, आगे क्या करना है, मतलब ये। और इतनी गर्मी के अंदर, खैर ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, इस पे हम आगे भी बात करेंगे। ये अरमला साहिबा थोड़ा गर्मी से ज्यादा नाला है आज, बहुत तंग हूं इस गर्मी से, ऊपर से लोड शेडिंग से, मतलब हद ही हो गई है कि लोड शेडिंग है वो होए चली जा रही है। आपके इलाके में भी हो रही है? हाँ जी, मेरे इलाके में भी हो रही है। सोचिए मेरे इलाके मुतासरीन में से हैं। मैं भी उन मुतासरीन में से हूँ जहाँ लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ ओवरऑल भी गर्मी बहुत ज्यादा है। तो आप सबसे जो इल्तमास है, रिक्वेस्ट है कि गैर जरूरी तौर पर तो वो कर लेंगे, घरों से बाहर ना निकले। एक्चुअली में बहुत गर्मी है। चले जी, इसके साथ ही थोड़ा सा हम साजिशी, मुदाखलती और सियासी गर्मी का आगाज करते हैं। सबसे पहले आज के प्रोग्राम में पहले हिस्से में, पहले हाफ में क्या आपको हेडलाइंस सिखाते हैं और वापस आके लिंक करते हैं, मुदाखलत करते हैं। हुकूमत का मुस्तकबिल क्या? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों का इजलास आज बुला लिया। मौशी इस्तेहकाम के लिए इत्तेहादियों को एतमाद मिलेंगे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिलहाल बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, बदलती सूरत हाल और बैनुल अक़वामी मार्केट को देखते हुए जल्द कीमतों पर फैसला लिया जा सकता है। मईशत और इंडस्ट्री चल पड़ी थी, फिर इन लोगों ने साजिश की। इमरान खान के फैसलाबाद जलसे में हुकूमत पर वार। मरियम नवाज के इमरान खान पर वार। गुजरात जलसे में कहा कि इलेक्शन का इतना ही शौक था तो अदम एतमाद से पहले इलेक्शन करवा लेते, अब तुम्हें नवाज शरीफ की तरफ देखना पड़ेगा। हम दुश्मनों का फिर वार। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में खुदकुश हमला। पाक फौज के 3 जवान और 3 सिविलियन बच्चे शहीद। वेलकम बैक जी। आपने हेडलाइंस मुलाहिजा की, और ये जो वजीरिस्तान के अंदर वाक़या हुआ, जो शहीद हुए, आप सबकी फैमिली से हमारा इज़हार ताज़ियत है। बड़ा दुख होता है जब इस तरीके से नौजवान शहादतें हम देखते हैं। अल्लाह आपके दर्जात बुलंद करे और आपकी फैमिलीज़ को सब्र दे। इसी पॉइंट के ऊपर हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ और आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की जानिब। बड़ी खबर में बात करेंगे। मौसम तो गर्म है ही, लेकिन साथ साथ सियासी दर्जा हरारत भी कम होता हमें दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमती वुज़रा और पीटीआई के खिलाड़ियों के दरमियान लफ्जी गोलाबारी आम सी बात बनती चली जा रही है। इमरान खान साहब के, अब तो बात आगे चली गई। नहीं, अब तो बहुत ही आम हो गया ना। इमरान खान के मुल्की जलसे जोरों शोर से जारी हैं और अवाम में अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और उनका एक ही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। गुज़िश्ता रोज भी इमरान खान साहब ने फैसलाबाद में भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया और जलसे में खिताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट से सुमोटो लेने का कहा, और कहा कि इमरान खान साहब ने यह भी दावा किया कि मेरी जान को खतरा है, इसलिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। मजीद क्या कहा, सुनते हैं। मैं बड़ी आजिज़ी से कहता हूं, अपने सुप्रीम कोर्ट को आजिज़ी से कहता हूं कि एफआईए के ऊपर एक्शन ले, सुमोटो एक्शन ले, पता चलवाए कि डॉक्टर रिजवान को हार्ट अटैक कैसे हुआ, और ये जो दूसरा नुमान अस्कर को हार्ट अटैक कैसे हुआ। फैसलाबाद इसलिए
मैंने टेप रिकॉर्ड करवाया, अपना वीडियो रिकॉर्ड करवाया, क्योंकि मुझे पता है कि ताकतवर को पाकिस्तान की तारीख में 75 साल तारीख ये बताती है कि ताकतवर को हमारा इंसाफ का निजाम ताकतवर मुजरिम को नहीं पकड़ सकता। इसलिए मैं अपनी अवाम के ऊपर छोड़ूंगा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो पाकिस्तान की अवाम, आपने मुझे इंसाफ दिलवाना है। कुछ हो ना हो, मुझे जिंदगी में ये वाली आजी चाहिए। वैसे लफ्जों में आजी थी, लहजे में बिल्कुल नहीं थी। बड़ी आजी से कहता हूँ। खैर, अवाम ने फैसला करना है कि जी इस मामले पे। दूसरी जानिब हम मरियम नवाज साहिबा की भी बात कर लेते हैं। कल गुजरात में थी और सियासी ताकत का मुजाहिरा किया। इट वॉज अ गुड शो। कल हमने मरियम का जो जलसा देखा, अच्छा पावर शो था। और नून लीग पिछले कुछ दिनों से स्ट्रगल करी थी कि अच्छा पावर शो करने में, कल उन्होंने किया। उन्होंने इमरान खान को इस मौके पर आड़े हाथों भी लिया जी। और जो उनकी वीडियो है, ये जो जिसका जिक्र इमरान खान कर रहे थे कि मैंने रिकॉर्ड करवाई है, मुझे शक है कि मेरी जान लेने के दर पे हैं कुछ लोग, इस पर मरियम नवाज ने इसकी वीडियो पर कुछ पेशकशें की उनको। उनमें से कुछ आपको दिखाते हैं। पहले तो खेल कूद में टाइम जाया किया, 4 साल अवाम की खिदमत ने गफलत बरते रखी, और अब जब सर पे इम्तिहान का टाइम आया, रात को बहाने बाजों की तरह कहता है अवाम की हमदर्दियां समेटने के लिए एक और झूठ गढ़ के ले आया। कहता है पाकिस्तानियों, मेरी जान को खतरा है। लेकिन तुम वीडियो सामने लाओ, किसी हादसे का इंतजार ना करो। हादसे के बाद वीडियो नहीं लाते, हादसे से पहले वीडियो सामने लाई जाती है। और अगर तुम्हारे पास वीडियो है तो तुम लेकर आओ। मैं तुम्हें जमानत देती हूं कि तुम फिर नवाज शरीफ की बड़ा दिल देखना और नवाज शरीफ का ज़र्फ देखना कि वो शहबाज शरीफ से ज्यादा तुम्हें सिक्योरिटी देगा। ये तो सारा वीडियोस और उनके हाल अहवाल चल रहे थे। अब साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से बात करें तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उसके बाद जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूदा हैं, वो लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करके वापस पहुंच चुके हैं। तो ज़राए के मुताबिक आज इत्तेहादी जमातों का जो मशावरती इजलास है वो बुलाया गया, जिसमें शहबाज शरीफ जो हुकूमती मुस्तकबिल है उससे मुतल्लिक जो मुख्तलिफ ऑप्शन है उससे इत्तेहादियों के सामने रखेंगे और आइंदा का जो लाया अमल है उस पर गौर किया जाएगा। इसी सारी पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ यास राना मौजूद है, हमारे ब्यूरो चीफ हैं, उनको हम खुशामदीद भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। ये जो कल के पावर शोज हुए तीनों, एक तो रैली थी, बाकी 2 शोज हुए, जलसे हुए। सबसे पहले तो इस हवाले से हम कहेंगे एक सियासी गर्मी जो है वो हमें नज़र आ रही है, खिताबात में भी, माहौल में भी और ओवरऑल भी। किस तरह से देखते हैं आप कल के इमरान खान साहब के जलसे को और मरीम नवाज साहिबा के जलसे को? चलिए हम पहले कराची से कर देते हैं कि वहाँ बिलावल की आमद पे एक रैली थी और मुस्तफा कमाल साहब कमाल दिखा रहे थे, जो खिताबत दिखा रहे थे, लेकिन जलसे तो 2 ही थे। एक मरियम नवाज का था जिसको आपने कहा कि वो PMLN बड़ी स्ट्रगल कर रही थी। ऐसा नहीं है, मरियम नवाज जब जहाँ जाती हैं जलसा हो जाता है, जैसे इमरान खान का होता है कि दोनों क्राउड पुलर हैं और दोनों पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के जी। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है और दोनों के जलसे बेहतरीन होते हैं। इसीलिए ये जलसे किए भी जा रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब को हुकूमत के छिन जाने का बड़ा खतरा है और वो मुसलसल उस खतरे के पेश नज़र इस मुल्क को बचाने के लिए जलसे करने के लिए जा रहे हैं और उसमें हर रोज एक नई थ्योरी भी देते हैं। और अब उन्होंने जहर का भी बताना है, ज़ाहिर तरिया तो फिर हुकूमत ही देगी ना उसका, किस तरीके से मरता है और कोई बचता है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और पाकिस्तान के किसी भी लीडर पे किसी किस्म की कोई आफत ना आए, क्योंकि हम बहरहाल के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जब असैसिनेशन हुई तो आप देखें कि एक बहुत बड़ा सानिया था और हम अपने लीडरों को खो देने से नुकसान में चले जाते हैं, फायदा कोई नहीं होता। सबक यही है सबके लिए। अब आ जाए पाकिस्तान की सियासत पे जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है और वो यही है कि शहबाज शरीफ साहब लंदन गए, मियां नवाज शरीफ साहब के पास खुद गए, अपनी टीम को लेके गए, वहाँ से बातचीत करके आए और आज अपने 3 बड़े तादियों यानी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी से बिलतरतीब मिल रहे हैं 12:30 से लेकर और 6:15 बजे तक। पिछली काबीना की मीटिंग में सवाए मौलाना फजलुर रहमान के जो नुमाइंदे काबीना में हैं, बाकी सब इस बात पर इत्तफाक कर रहे थे कि हमें हुकूमत करनी है और मुल्क बचाना है तो उसकी एक सियासी कास्ट पे करनी होगी
कि हमें IMF का जो मुआहदा है उसके मुताबिक जो इमरान खान साहब उसकी वायलेशन में सब्सिडी दे गए हैं उसे खत्म करना होगा और ये सोचना होगा कि आज जब आप अगर मुल्क को चलाना है आपने इक़्तिसादी तौर पे तो जो बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं उनको तस्लीम भी करना होगा और सियासी उसकी कीमत चुकानी होगी। और आज जब इमरान खान साहब के मुकाबले में जो हुकूमत मौजूद आके खड़ी हो गई है तो उसके सरबराह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं वो मिल रहे हैं और फजलुर रहमान साहब से सही बात सीधी होगी, जरदारी साहब से होगी और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से, क्योंकि जो आसिफ अली जरदारी है ना वो अकेले नहीं बल्कि जो छोटी पार्टियां बाकी हैं उन सब के जामिन भी हैं इस हुकूमत के अंदर, चाहे वो BAP हो चाहे वो मैंगल साहब की पार्टी हो, इन सब की नुमाइंदगियां वो अपने तौर पर अलग अलग करते हैं लेकिन पहले वो इनसे इसीलिए मिल रहे हैं कि जी देखें अगर मुल्क को चलाना है दो चीजें बड़ी क्लियर हैं कि आपको सख्त फैसले करने होंगे। IMF की कंडीशन आप मानते हैं, कीमत बढ़ानी होगी जिसके बदले में आपको सऊदी अरब, UAE, कतर और चाइना से कंसेशन रेट पे कर्जे बेशुमार मिल जाएंगे और आप 3-4 महीने के बाद इस अहम जो इस वक्त सख्ती है इक़्तिसादी तौर पर उससे निकल आएंगे, रुपए की डिवैल्यूएशन से भी बच जाएंगे और डॉलर की कीमत वापस पीछे जा सकेगी और रुपया चढ़ सकेगा। लेकिन आमिर साहब, और एक है कि आप कहेंगे जी फौरी तौर पे हाँ अजाब जी मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि आपको नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा वक्त ले गए हैं ये फैसला करने के लिए? नंबर 1 क्योंकि फैसला तो जब वो आए उस दिन करना था, फिर उसके 15 दिन बाद करना था, फिर अभी वाले 15 दिन भी पूरे हो चुके, यानी कि तीन दफा वो डिले कर चुके हैं, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि क्या ये डिलेज फिर हमें उसी किस्म के रिजल्ट्स की जानिब नहीं ले जाएंगे जैसे इमरान खान साहब 8-9 महीने IMF में नहीं गए थे, फिर IMF की शराइत और तगड़ी हो गई थी और फिर हमें बड़ी मुश्किलात का सामना हुआ था। तो आपको नहीं लगता कि जो फैसलों के अंदर डिले है, जो कि इमरान खान साहब जितना टाइम तो नहीं हुआ इनको, लेकिन बहरहाल ये नुकसानदेह? देखिए जितना भी टाइम गुजरता है जब आप फैसले नहीं करते तो उसका नुकसान सियासी भी होता है और इक्तिसादी भी होता है, लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ अकेले फैसला कर नहीं सकते, ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है, उसके लिए सबसे पहले उन्हें अपनी पार्टी के रैंक एंड फाइल में ठीक करना है। वो बातचीत हो गई है, अब बाकी तहादियों से पिछली काबीना का मैंने आपको जिक्र किया। अब ये जो करने जा रहे हैं ना, अब असल इशू यही है कि आप कहेंगे जी हम तो फौरन इलेक्शन में जाएंगे। अच्छा जी आप चले जाएंगे तो क्या कोई ऐसी हुकूमत आ जाएगी जो छूमंतर कर सकती है? नहीं कर सकती। इस पाकिस्तान को तो सबको बचाना है ना। अगर इन्होंने सियासत करनी है, इमरान खान ने, नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, जिसने भी सियासत करनी है, आसिफ अली जरदारी ने मुल्क के साथ करनी है ना, खुदा न खास्ता मुल्क के बगैर तो किसी की सियासत नहीं है। तो आपको एक सिस्टम में जाना है। अगर आज शहबाज शरीफ साहब फैसला करते हैं कि हमें इलेक्शन कराने, तो इलेक्शन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है अक्टूबर से पहले नहीं हो सकते। आप उसकी इजाजत भी ले लें सुप्रीम कोर्ट से तो 3 महीने में इलेक्शन होने हैं। इस 3 महीने भी किसी को मुल्क चलाना है, निगरान हुकूमत की सूरत में आपको अपोजिशन लीडर मुकर्रर करना है। एक वो लीडर है जिसको हुकूमत से निकाला गया और वो नाराजगी खत्म होने में नहीं आ रही, उनसे भी बातचीत इन्हें करनी है कि आप आ जाएं, अपोजिशन लीडर बन जाएं, हम निगरान हुकूमत बना लेते हैं, जो अगर फौरन आपको इलेक्शन में जाना भी है, क्योंकि आपको निगरान हुकूमत बनानी है और इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तो तकरीरी होनी है। अगर इमरान खान साहब नहीं आते तो फिर जो PTI के बागी अरकान है उनमें से कोई एक अपोजिशन लीडर बनेगा, क्योंकि एक सिस्टम मौजूद है, उसके तहत आपको अपोजिशन लीडर मुकर्रर करके उनसे बात करनी है कि निगरान वजीर आजम कौन बनेगा। ये वो सारी चीजें हैं। फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के इक्तिसादी इशूज हैं, क्योंकि आप उनको किसी के ऊपर नहीं छोड़ सकते क्योंकि मेरी जो है ना सियासत खराब हो रही है या मैं पब्लिक में मारूफ नहीं रहूंगा, खराब हो जाऊंगा तो मुझे फौरन भागना है, ऐसा नहीं है। सब जिम्मेदार लोग हैं, सबकी जिम्मेदारियां हैं कि आपको तय करना है। जिसे मैं कहें जरा वो भी मैं चाहता हूं आप अगर सुलझा पाएं आमिर हसन साहब। एक तो ये कि नवाज शरीफ स्टेटमेंट आई और कल ओबियसली मरियम नवाज वो बोलती हैं जो नवाज शरीफ कहते हैं, वो नवाज शरीफ का बयानिया है जो मरियम नवाज जलसों में कहती हैं। और कल उन्होंने भी इंडोर्स किया कि मुस्लिम लीग नून इमरान खान साहब की मुआशी नाकामियों का बोझ मजीद नहीं उठा सकती, आपने सुना होगा। और लंदन से भी जो स्टेटमेंट आई थी, बड़े जो इनके रहनुमा हैं उनकी तरफ से वो यही आई थी। दूसरी जानिब जरदारी साहब ने कहा है कि जब तक रिफॉर्म्स नहीं करते, बिलावल ने भी कहा है, हम इलेक्शंस में नहीं जा सकते। रिफॉर्म्स के लिए उसमें प्रेसिडेंट का भी एक किरदार है, वो उसको आप नफी नहीं कर सकते, और प्रेसिडेंट का किरदार वो कितना अदा करेंगे हमें मालूम है। उससे पहले फिर ये भी ज़रूरी है कि हम उनके मुआवजे की तरफ ये हुकूमतें जाएँ और वो हम देखें, लेकिन वो इनके लिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज नंबर्स पूरे नहीं है, 40-42 लोग कम है उसमें। तो आपके ख्याल में ये जो डिले है ये फिर हुकूमत को रिजल्ट कैसे देगा? रिफॉर्म्स की सूरत में या फिर रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शन में जाना पड़ेगा? ये बड़ा गंभीर सा मामला है, आपकी समझ में क्या आता है इसको देखकर? देखें, आपने सही सवाल किया, मैं आपको बताता हूँ। रिफॉर्म्स इशू भी है और रिफॉर्म्स कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि तकरीबन कंसेंसस पहले से 2013 से 18 में एक बना था जिसमें 17 सिटिंग्स अपोजिशन की हुई थी, जिसमें PTI भी शामिल थी और आखिरी दिन PTI बाइकआउट कर गई थी।
और फिर पीटीआई के दौर में भी मुसव्वदे एक्सचेंज हुए थे। अगर ये चाहेंगे तो ये 4 से 5 दिन का काम है कौमी असेंबली और सेनेट से पास होना। लेकिन इसका अगला मरहला जो सदर का आपने कहा वो ये है कि जैसे ही आप दोनों ऐवानों से पास करा के भिजवाते हैं जहां सादा अक्सरियत मौजूद है, मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद की, तो सदर मुमलिकत 14 दिन तक डिले कर सकते हैं उसको, अपने पास रख लेंगे और फिर वो इतराज लगा के वापस कर देंगे। तो अगर पार्लियामान उसको दोबारा कर दे, साइन मंजूर कर दे, तो फिर सदर के दस्तखत की जरूरत नहीं। जैसे गवर्नर पंजाब पे सदर ने, मैं तो समझता हूँ कि हटदर्मी दिखाई है कि नए पंजाब के गवर्नर की तकर्री कर रहे हैं, क्योंकि उसमें साइन जरूरी है। लेकिन रिफॉर्म्स जब कानून की सूरत में दूसरी दफा जाती हैं तो सदर की जरूरत नहीं रहती। लिहाजा अगर आप और हम आज डिस्कस करें कि आज इत्तेहादी ये तय करते हैं कि हमें हुकूमत नहीं, तो 1 महीना कम से कम आपको फिर भी चलाना है। पाकिस्तान चलाना है 3 महीने, फिर निगरान हुकूमत ने चलाना है। तो जो बुनियादी फैसले हैं वो तब भी मिल के सारे स्टेक होल्डर्स करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में मुसल्लह के सरबराहान भी बैठेंगे अगर आप जल्दी इलेक्शन पे जा रहे हैं। ठीक हो। लेकिन फिर जो मैं अपने जराए से आपको बता रहा हूँ, उनके रैंक्स एंड फाइल में बिल्कुल क्लियर बात है कि इमरान खान साहब की जितनी भी मकबूलियत और शोहरत है वो उनके अपने वोटर को है, सपोर्टर को है, जो सो गया था, जो नाराज हो गया था, उसको जगाया है। पीएमएलएन अपना इलेक्शन लड़ सकती है, सिंध में जरदारी साहब लड़ सकते हैं, बलोचिस्तान की जो सिचुएशन है वहां पे जो इमरान साहब के मुखालिफ हैं वही बर्तरी पे जाएंगे। केपी में इमरान खान साहब को बर्तरी हासिल है, पंजाब में पीपल्स पार्टी नून और पीटीआई का मुकाबला होगा। ठीक मतलब सूरत हाल पहले जैसी है। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, दूसरी जानिब आपने कहा कि इलेक्शन अगर अभी मुद्दत पूरी करेंगे और फिर 3 महीने बाद ही जो ऑब्वियसली इलेक्शन के मामलात होंगे, लेकिन अभी जो मुआशी चैलेंजेस हैं, जो सूरत हाल हमारे सामने है और जिस तरह से ऑपोजिशन इस वक्त खुलकर खेल रही है, हमने जलसे जुलूसों में देखा है, पॉपुलैरिटी का आपने खुद भी जिक्र किया, आइंदा इलेक्शन में सबसे ज्यादा आपको लगता है कि जो सियासी फायदा है वो किस जमात को हो सकता है जब भी इलेक्शन होते हैं? और दूसरी जानिब फिर कौन सी ऐसी जमात है जो अपनी पॉपुलैरिटी या ओवरऑल, इमरान खान साहब के दौर में भी लोगों को चैलेंजेस थे, महंगाई और इस तरह के मामला, और अभी मौजूदा दौर में भी हैं, किस तरह से कोई अगली जमात जो अगली हुकूमत बनाएगी और उसका जो एक सूटेबल कंडीशन जिनको हम कहते हैं उसके लिए ये होंगी ये तमाम तरह हुकूमत बनाने में, ये कौन सी जमात आपको लगता है? देखें, 2 सवाल हैं आपके, एक हुकूमत बनाना और एक हुकूमत से पहले कैंपेन चलाना। जी। मैं वही बात कर रहा था कि पीएमएलएन को अपने रैंक्स में कोई मसला नहीं है कि मुकाबला पीटीआई से पंजाब में होगा और टिकाने होगा। लेकिन जहन में रखें कि 2018 का जो इलेक्शन था वो जिसको इमरान खान साहब याद कर रहे हैं कि न्यूट्रल ना रहेंगे, फैसिलिटेटर रहे। नैब एक बहुत बड़ा फैसिलिटेटर था इनकी कैंपेन के लिए, कैंडिडेट को ढूंढ के लाने में। नून के लोगों को प्रेस रिलीज जारी करते थे नैब की तरफ से और उनकी प्रेस रिलीजों के ऊपर कोई बाद में एक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो सारे लोग नून छोड़ के चले गए। ये एक फैसिलिटेशन अवेलेबल थी जो इमरान खान साहब को बार बार याद आ रही है। आप जलसों की मकबूलियत के साथ ये देखें कि ग्राउंड पे कैंडिडेट भी चाहिए होंगे और वहां पे इलेक्शन सिर्फ मकबूलियत ने नहीं लड़ना होता, कैंडिडेट का अपना होना, पार्टी दोनों दायरा पीटीआई और पीएमएलएन दोनों का पंजाब में एक बेहतरीन घमसान कराना पड़ेगा। और जब अवेलेबल फैसिलिटीज ना हो और इलेक्शन गैर जानिबदार हो तो उससे पहले एक गारंटी ये चाहिए होगी कि जी आप मानेंगे, क्योंकि ये तो आप इलेक्शन कमिश्नर को कह रहे हैं चले जाएं, भाई आपने लगाया था। अब ये बात गलत है कि जिसको आप लगाएं और वो आपकी मर्जी ना करे तो वो गैर जानिबदार नहीं, वो पार्टी बन गया है, वो बिक गया है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि फैसले और आप कहते हैं मुझसे एस्टैब्लिशमेंट ने लगवाया। तो मुख्तसरन आमिर साहब, कल की जो 2 तकरीरें थी, जी आप मुकम्मल कर लीजिएगा, साथ एक सवाल भी, कल की जो 2 तकरीरें थी खान साहब की भी और मरियम साहिबा की भी, उसमें कुछ बड़े अहम नुकात भी हुए। इमरान खान साहब ने वीडियो का तस्करा एक बार फिर किया, जहर का तस्करा भी किया कि एक ऐसा जहर है जिससे हार्ट अटैक हो जाता है। सू मोटो की दोबारा अपील की चीफ जस्टिस से, और दूसरी जाने मरियम साहिबा ने कहा कि आप वीडियो का इंतजार किसी साने का होने तक ना करें, हादसे तक, आप पहले वीडियो दे दें ताकि नवाज शरीफ आपको मजीद सिक्योरिटी दें। इन दोनों खिताबों का क्या तज्जिया, आप क्या मवाजना कर रहे हैं आप? देखें, आजकल इतना जदीद सोशल मीडिया पे काम चल रहा है कि इमरान खान साहब के दौर में जितने अहम वाकयात में लोग फौत हुए जी, उसमें पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेके और सबके नाम आए मुख्तलिफ लोगों के, क्या उसके जिम्मेदार इमरान खान साहब होंगे? मानते हैं वो, तो फिर ये जिम्मेदार होंगे अगर इनको खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है। इशू ये है सारी सिक्योरिटी हमारे यहाँ भी स्क्रीन पे चल रही है कि इमरान खान साहब को बेहतरीन सिक्योरिटी दी गई। मरियम नवाज ने जैसे कह दिया कि आपको आपके कहे से ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगी, आप क्लियर करें, आपको फिर सिक्योरिटीदारों को बुलाना चाहिए, आप उनसे राब्ता करके बताएं कि आपको थ्रेट क्या मिला है, क्योंकि इस तरह की बातों से पब्लिक में तो काम हो सकता है लेकिन इस बात को तस्लीम नहीं किया जाता कि फिर जब आपका जो 4.25 साल का दौर है उसमें जो लोग अपनी वफात पा गए, क्या वो सारों के जिम्मेदार इमरान खान?
अगर ये वो जिम्मेदारी ले तो फिर अगलों के ऊपर भी चली जाएगी कि हाँ क्या ये किसी और पे जिम्मेदारी डालेंगे। तो इमरान खान साहब को अब कहानियां बनाने से ज्यादा हकायक की तरफ आना चाहिए। वो इलेक्शन हैं तो रिफॉर्म्स की तरफ उनको आना चाहिए। इन लोगों को ये देखे ना, वो अपने उस एजेंडे पे हैं कि ना मैं नहीं हूं ना तो कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं। उन्होंने तो कह दिया कि एटम बम गिरा दें अगर मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया आमिर साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त हमारे पास खत्म, लेकिन स्टिल थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। बहुत डिटेल तजिया दिया। आमिर इलियास राना हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर जलसे जुलूस जारी हैं, कैंपेन्स जारी हैं, एक दूसरे को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो मौशी चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह बरकरार हैं। इस पर किस तरह से काबू पाया जाता है ये तो अभी पता चलेगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ मैशत के हवाले से। तो मुल्क की जो बिगड़ती हुई मौशी सूरत हाल है वो मखलूत हुकूमत के लिए दर्द सर बन चुकी है। महंगाई का तूफान तेज़ी से जारी है। रुपए की कदर की बात की जाए तो मजीद गिर रही है। डॉलर बेलगाम हो चुका है, जबकि मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर भी पहुँच गया है। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है बरकरार है, जबकि तजारती और करंट अकाउंट खसारा मुसलसल बढ़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की जो मरकजी क़यादत है गुज़श्ता हफ्ते लंदन में सर जोड़ कर बैठी रही और मईशत की बहाली के लिए कोई मुश्किल फैसला लेने में अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकी। हुकूमत और अपोजिशन के हवाले से बात करें तो मौशी बदहाली की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की कोशिश की जा रही है, जबकि 18 मई को अगर हम बात करें तो IMF से मुज़ाकरात भी होने जा रहे हैं और हुकूमत की IMF से जो बातचीत है वो भी काफ़ी अब मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो गई है, क्योंकि आलमी मालियाती इदारा अपने मौक़िफ़ पर कायम है और पेट्रोल महंगा करने के मुतालबे पर भी बात है। गुज़िश्ता रोज़ जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमने वज़ीर आज़म से कहा था कि पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं, पेट्रोल की इनफैक्ट जो बिलखुसूस कीमतें हैं उनको बढ़ा दिया जाए, लेकिन वज़ीर आज़म का कहना है कि आवाम पर मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। मिफ्ता साहब का ये बड़ा पुराना मौक़िफ़ है और उनके मुताबिक वज़ीर आज़म ने एक बार फिर इनकार किया है पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने से। मिफ्ता इस्माइल का ये भी कहना था कि हम सब्सिडी ख़त्म नहीं करेंगे। IMF जा रहा हूँ, देखते हैं कि क्या मज़ीद इस पर बातचीत होती है। इस वक्त डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद मुआशियात हैं, डज़न्ट नीड एनी इंट्रोडक्शन। उनसे हम ज़रा ये जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर बात करते हैं, चूँकि मुझे तो याद है डॉक्टर साहब से मैं को पिछले 6-7 साल से 8 साल से बात करता हूँ इकॉनमी पे, कभी हमारी को बहुत अच्छी खबर डिस्कस नहीं हुई, कम ही हुआ ये मौका, कम ही आया। अफसोसनाक बात है। डॉक्टर साहब आज भी वही सूरत हाल है। मैं आपसे बीइंग इकोनॉमिस्ट ये पूछना चाहूँगा इस वक्त ऑप्शंस क्या हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत के पास? डू वी हैव सम ऑप्शंस जिसकी जानिब हम जाएं? हाँ जी, पहले तो मेरा ख्याल थोड़ा सा हमें ऑप्टिमिस्टिक नोट से शुरू करें कि खुदा खास्ता डिफॉल्ट का कोई खदशा इमीडिएट नहीं है। पाकिस्तान और श्रीलंका की इकॉनमी का कंपैरिजन तो किया जाता है, लेकिन श्रीलंका टोटल $80 बिलियन की इकॉनमी थी, पाकिस्तान माशाल्लाह $350 बिलियन की इकॉनमी है। तो फौरी तौर पे ये कोई ऐसा इमीडिएट थ्रेट नहीं है कि शायद कल डिफॉल्ट कर दे। हाँ, इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि पेट्रोलियम की सब्सिडीज जो है उसका असर रुपयों में नहीं पड़ रहा, उसका असर डॉलर्स में पड़ रहा है। रुपयों की यहाँ तक बात की तो उसमें शौकत तरीन साहब का मौक़िफ़ जो है वो ठीक था कि आपके पास टैक्सेस जो है वो एक्स्ट्रा कलेक्ट हो गए और आप उसको उससे कंपनसेट कर सकते थे। लेकिन इस वक्त 1 मार्च के बाद से हमने देखा कि 2-3 इवेंट ऐसे हुए कि पाकिस्तान में डॉलर का फ्लो रुक गया। IMF का जो था वो तातुर का शिकार हो गया। सऊदी अरब और चाइना ने जो अपनी पेमेंट रोल ओवर करनी थी वो अभी तक उन्होंने नहीं की, उन्होंने रोक दी। तो नतीजा ये हुआ कि हमारे पास जो स्टेट बैंक के रिजर्व थे वो डिप्लीट होना शुरू हो गए और उसमें जब हमने पेट्रोल और डीजल की जो यहाँ पे कंजम्पशन है, क्योंकि रेट को स्टेबलाइज किया हुआ था, उसकी कंजम्पशन में कमी नहीं आई, बल्कि आप पिछले महीने देखिए डीजल की रिकॉर्ड इंपोर्ट हुई है डीजल पाकिस्तान में। तो हिस्टोरिक, तो उस सारे फैक्टर्स की वजह से उसकी इंपोर्ट जो है वो उसका प्रेशर है, क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, तो वो इंपोर्ट बिल जो है वो दुगना हो गया है। इसी तरीके से जब आपके पास डॉलर नहीं है तो रुपए की कदर जो है वो भी तेजी के साथ गिर रही है। और उससे एक और जो तीसरी चीज इस वक्त डिस्टर्ब कर रही है IMF को और पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स को, इंडोनेशिया ने अपने पाम ऑयल की जो एक्सपोर्ट है वो बैन कर दी। अच्छा। और पाकिस्तान जो है वो आपको पता है कि मेजर एडिबल ऑयल इंपोर्टर है। ये उसकी वजह से कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब एक स्टेटमेंट एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी ने दी थी, एक सियासी जमात के सीनियर रहनुमा ने, कि पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पर है।
ये जितनी आप निशानियां बता रहे हैं ये बिल्कुल वेंटिलेटर वाली निशानियां हैं, वेदर वी एक्सेप्ट इट और नॉट, कि थोड़ा सा एक हल्का सा लैग आता है और हमारी जो मईशत है वो मुश्किल से सांस। मेरा सवाल यहाँ पे डॉक्टर साहब ये है कि अगर महज 1 महीने के वक्त के अंदर गुज़िश्ता हुकूमत के जाने के बाद सूरत हाल इतनी मुश्किल हो गई है, तो साबका हुक्मरान कैसे ये दावा कर सकते हैं कि मईशत ठीक चल रही थी एंड ऑल इट वाज ऑल गुड? ये कैसे कहा जा सकता है फिर? देखिए, अगर आप इसकी थोड़ी सी फ्लिप साइड देख लें ना, लेट्स से कि ये सारे इवेंट ना हुए होते तो कम से कम आपको जो पिछली हुकूमत थी उसको IMF का मुतालबा मानना पड़ता, मुतालबा मानती, वो अपना पेट्रोल और डीजल की कीमत रोल बैक करते, IMF का आपको $1 बिलियन आ जाता है। चाइना और रशिया जो है, सॉरी चाइना और सऊदी अरेबिया, उन्होंने चूंकि अपनी रोल ओवर जो है IMF से मशरूत कर दी, UAE ने मशरूत कर दी, तो वहां से आपके पास आ जाते हैं। तो मुआशरत हमारी जो थी ये एडहॉक पे चल रही है और पिछले 70 सालों से एडहॉक पे चल रही है। इसमें सिर्फ वो साल आते हैं अच्छे आते रहे जिसमें कि आर्मी ताकतों को पाकिस्तान की जरूरत होती थी। जैसे पहली जो रशिया सोवियत यूनियन के खिलाफ वार थी उसमें आपके पास बेतहाशा डॉलर्स आए। ये वॉर एंड टेररिज्म पे मुशर्रफ साहब के जमाने में बेतहाशा डॉलर आए, ज़ियाबक साहब के जमाने में आए, तो उस वक्त तो आपकी जो इकॉनमी थी वो बेहतर होती थी। आप लोग कह सकते हैं कि शायद वॉर डिविडेंड मिलता था, लेकिन अदरवाइज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और बाकी सारे फैक्टर्स जो है वो हैपर करते हैं पाकिस्तान को मईशत को टेक ऑफ करने में। यहाँ पे कहा जा सकता है कि भाई आप क्यों नहीं रिन्यूएबल एनर्जी पे हम अभी तक जा सके। एक तरफ हम कहते हैं कि सूरज जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे अक्सर शहरों पे आ रहा होता है, दूसरी तरफ हम सूरज से रोशनी भी नहीं बना सकते, वो बिजली भी नहीं बना पाते। ज़ाहिर उसमें IPPs भी आ जाते हैं, उसमें आपकी जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस है वो भी आ जाएंगे, लेकिन हमने एज अ शायद कुछ जो इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए उसकी कोशिश भी तो नहीं की ना। एडहॉक पे चल रहे हैं कोई भी हुकूमत हो, और अभी भी वो एडहॉक पे है। 1 महीना जो है वो उससे ज्यादा का अरसा जो है वो निकल गया। पंजाब जो है, पंजाब में अभी तक हम देखते हैं कि वहाँ पे कैबिनेट कोई नहीं है, तो इन सारी चीजों में ना तो आपके पास कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। IMF इस चीज पे परेशान है कि कौन सी हुकूमत उसका प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेगी, ये वाली करेगी, यानी एक कंफ्यूजन की सी कैफियत है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने IMF के हवाले से बात भी की, हुकूमत के मुज़ाकरात तो होने जा रहे हैं 18 मई से, और अभी जो सूरत हाल है IMF की शराइत के हवाले से भी उनको फुलफिल करने के लिए हुकूमत को बड़े मुश्किल और सख्त फैसले भी लेने हैं। आपको लगता है कि नए माली साल के बजट से पहले जो IMF से मुज़ाकरात होंगे, कोई हुकूमत डील कर पाएगी, कोई बेहतर या सूटेबल या कोई दरमियाना रास्ता निकल पाएगा इस सारी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए? देखिए, दरमियाना रास्ता यही होगा कि जो अगला बजट है वो IMF के साथ कंसल्टेशन में बनाया जाएगा। IMF जो है वो फिर उसके साथ कंसल्ट करके आपको बताना होगा कि आप अपने जो फिस्कल डेफिसिट है वो कहाँ से पूरा करेंगे, आप अपना रेवेन्यू कहाँ से पूरा करेंगे। तो अगला बजट जो है वो काफी मुश्किल बजट होगा। हुकूमत जो है उसके पास 3 ही ऑप्शन बचते हैं। मेरा ख्याल है 1 आध दिन में बता देंगे, या तो हुकूमत टफ डिसीजन देने पर तैयार हो जाए और फिर अगली 1.5 साल की मुद्दत जो है वो अपनी पूरी करे, या हुकूमत जो है वो थोड़ा सा दरमियान का रास्ता अख्तियार करे और सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन करवाने का अनाउंस कर दे, जो कि इकॉनमी के लिए बेहतर नहीं होगा। तीसरी सूरत ये है कि हुकूमत फौरी तौर पे इलेक्शन में चली जाए, केयर टेकर सेटअप आ जाए जो कि आके तमाम मुश्किल फैसले करे, सब लोगों की, हुकूमत की, अपोजिशन की गालियां खाए, और उसके बाद इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत बनती है वो इकॉनमी को वहां पे लेके चले। लेकिन केयर टेकर्स के लिए भी काम करना इस वक्त उसी वक्त मुमकिन होगा जबकि उसको अपोजिशन और हुकूमत दोनों की तरफ से। अच्छा, ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, देखिए डॉक्टर, मालूम है कि लास्ट हमारा जो इससे पहले IMF से मुआहिदा था उसमें हमने कमिट किया था कि हम चाहे वो PDL हो या फिर टैक्सेस की मद में हो, हमने जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उसको रिवाइज कर उसको बढ़ाना है विद द टाइम। और जो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ती हैं वो तो वैसे ही हमारी मजबूरी होती है, यानी कि उसके अलावा भी हमें एडजस्टमेंट्स करनी थी, जो इमरान खान साहब ने 150 रुपए के ऊपर कीमत फिक्स करके नहीं की। और उस वक्त से ये जो IMF के साथ हमारा मुआहिदा था उसके साथ हमने उसकी खिलाफ वर्जी कह लें कि हमने करना शुरू कर दी थी जब इमरान खान साहब 150 रुपए पे इसको फिक्स कर गए थे। तो ये जो इमरान खान साहब का यानी कि पिछली हुकूमत का फैसला था, मुआहिदा भी उन्हीं का था, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा मौजूदा बातचीत पे जो हमारी IMF से होनी है 18 तारीख को? देखिए, इसको रोल बैक करना पड़ेगा। और आपको याद होगा आपके प्रोग्राम्स में पिछले हुकूमत में भी मैं इस चीज पे जोर दे रहा था कि टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ हमें जाना चाहिए। IMF को टारगेट सब्सिडी पे कोई एतराज नहीं होगा अगर वो सिर्फ आप कोई भी थ्रेशोल्ड रख लें, मोटरसाइकिल वालों के लिए आप या रिक्शा वालों के लिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उनको कोई देते हैं तो IMF को कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी जो है
ना सिर्फ IMF बल्कि दोस्त ममालिक जो कि हमें कर्जा देते हैं वो हैरान होते हैं कि भाई एक तरफ आपकी पराडो चल रही होती है जो कि 7-8 किलोमीटर करती है लीटर में, उसको भी पेट्रोल उसी रेट पे मिलता है जिस रेट पे मोटरसाइकिल वाले को मिलता है जिसको 45-50 किलोमीटर पर लीटर जो कर सकता है। तो ये डिस्पैरिटी खत्म करना होगी। हमें उससे मिडिल क्लास पे है वो जरूर पिंच होगी, लेकिन अब अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी का जमाना लग चुका, स्पेशली जो क्रूड की जो कीमतें हैं 111-112 डॉलर पर बैरल, तो उसमें तो सवाल ही पैदा होगा पूरे पाकिस्तान के लिए कीमत यकसा रख सके, उसमें आपको टारगेट सब्सिडी पे जाना होगा, मध्यवस्थ तबके का ख्याल रखना पड़ेगा, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो पूरा रेट उनसे रिकवर करना पड़ेगा। राइट। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच भैया आपके एनालिसिस के लिए। जब भी आपको मदऊ करते हैं आप तशरीफ लाते हैं। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी मुआशी मंजरनामा हमारे सामने रख रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, रोल बैक करना पड़ेगा उस कमिटमेंट को जो कि पहले की गई। हर हुकूमत चाहती है, पिछली हुकूमत भी ये चाहती थी कि अवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन वो एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी तो नहीं दिया जा सकता, उसके लिए हल कोई और निकालना पड़ेगा। अब वो हल क्या निकलता है इस पर हम बात करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं अब कुछ मौसम के हवाले से। इस वक्त जो मौसम है वो गर्म है। इतना अच्छा मौसम नहीं था जिसमें आपने इतने सुबह से हमारे प्रोड्यूसर साहब और हमारी फेलो एंकर इस बात पे मुझसे नहीं कि आज मौसम कल से बेहतर है। अगर आपको लग रहा है तो फिर ठीक है, मैं इनके साथ हूँ, मुझे पता नहीं क्या, लेकिन ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है हारून, हम उनसे पूछ लेते, वो जरा न्यूट्रल गवाह बना लेते। हाँ, न्यूट्रल किरदार अदा करेंगे कि मेरी बात ठीक है या इमरान की ठीक है। हारून बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ऑब्वियसली गर्मी रिपोर्टर्स के लिए मेरे ख्याल से सबसे बेहतर वो बता सकते हैं कि फील्ड में किस तरह का मौसम है। तो आप जरा हमें मौसम की सूरत हाल के हवाले से बताइएगा और ये मुअम्मा जो सुबह से हल नहीं हो पा रहा है इसको हल कीजिएगा। जी बिल्कुल अरमला, आप और हसन के दरमियान जो एक मामला चल रहा है इसको बिल्कुल गैर जानबदारी से मैं बताता हूँ कि लाहौर का मौसम जो आज भी गर्म है और 41 और 42 सेंटीग्रेड रहने की तवक्को की जा रही है। गो के इस वक्त आसमान के ऊपर बादल छाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद गर्मी की जो हिद्दत है बहुत ज़्यादा है। अभी जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा 12 बजे के करीब जो है गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा भी होगा, क्योंकि सूरज जब सवा नेज़े के ऊपर आ जाता है तो वह भरपूर अपना जो है वो अरूज दिखाता है। तो इसी तरह की जो एडवाइस जारी की गई है कि हीट वेव चल रही है तो उससे बचना इंतहाई ज़रूरी है। सर को ढांप के रखना चाहिए, पानी का इस्तेमाल जो है ज़्यादा से ज़्यादा करें। स्कूलों की टाइमिंग जो है वो तब्दील कर दी गई थी, बच्चों को सुबह अर्ली बुलाया जा रहा और जल्द उनको छुट्टी भी दी जा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होना। आज गर्द आलूद हवाएं भी चलने की तवक्को की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिर्फ आज का एक जो दिन है इसमें हल्के से बादल जो है वो आसमान के ऊपर छाए रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद जो है गर्मी की शिद्दत जो है बहुत ज़्यादा रहेगी। 41 से 42 सेंटीग्रेड जो है आज भी रहने की तवक्को है, लेकिन अगला पूरा हफ्ता जो है मुकम्मल खुश्क है। महकमा मौसमियात ने जो एक हफ्ते भर का और इसके बाद महीने भर का जो शेड्यूल जारी किया जाता है उसके मुताबिक जो है कि मई के महीने में बारिश बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है। लाहौर शहर के अंदर मौसम इंतहाई गर्म और खुश रहने की तवक्को है। जून के पहले हफ्ते में जो है मौसम थोड़ा तब्दील होगा और कहीं बारिश होने की तवक्को भी है। जी हारून, लोड शेडिंग भी सुना है, बल्कि देख भी रहे हैं कुछ हद तक, तो मुख्तलिफ इलाकों में चूंकि मुख्तलिफ है तो सुना है बहुत बढ़ गई है दोबारा से लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? अच्छा बिल्कुल, लोड शेडिंग एक तरफ तो गर्मी है, दूसरी तरफ लोड शेडिंग है, जिन जो है वो भी बेकाबू हो चुका हुआ है और लाहौर शहर के अंदर ही 6 से 8 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि 1 मई से मुल्क भर में लोड शेडिंग बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी, लेकिन ये सिर्फ ऐलान ही रह गया। इससे बरक जो है पावर डिवीजन की जानिब से भी ऐलान किया गया था कि लोड शेडिंग खत्म कर दी गई है, लेकिन लोड शेडिंग जो है अभी जारी है। हाँ, ये जरूर कह दिया गया है कि एलानिया लोड शेडिंग खत्म होगी, गैर एलानिया लोड शेडिंग के बारे में उन्होंने शायद बताना भूल गए थे। गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है पूरे मुल्क भर में जारी है। लाहौर शहर के अंदर जो है 6 से 8 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है और इस वजह से लोगों को ज्यादा परेशानी, कारोबार में भी असर पड़ता है, बच्चों को घरों में मुश्किलात पड़ती हैं, पानी चला जाता है, इससे कि दीगर जो मसाइल है उनका सामना करना पड़ता है। और इस वक्त अब देखिए जो मैं आपको बीपर दे रहा हूँ तो बादल जो है वो हट चुके हैं और सूरज यकदम जो है बाहर है और अपनी पूरी आबोताब के साथ जो है अपना असल रूप जो है वो दिखा रहा है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद हारून। हम आपको ज्यादा देर मजीद धूप में रखेंगे क्योंकि गर्मी वाकई बहुत रहना तो है फील्ड में, रहना है, लेकिन स्टिल हमारी तरफ से हम मेंटली थोड़ा रहेंगे कि आपको हमने फ्री कर दिया। थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद हारून हमारे साथ मौजूद थे, मौसम की सूरत-ए-हाल बता रहे थे, थोड़े से बादल आए थे लेकिन गर्मी, लेकिन यहाँ पे एक बात जरूरी है, लोड शेडिंग तो कंट्रोल कर लें। मौसम तो चले वो तो अल्लाह की तरफ से है, लोड शेडिंग तो हमारे बस में है, उसको तो कंट्रोल कर लें। शहबाज साहब, वेयर इज शहबाज स्पीड? वेयर इज शहबाज स्पीड? पूछो, ब्रेक लो, ब्रेक लेते हैं।
एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। शो के दूसरे हिस्से में हम आ चुके हैं, अब बारी हमारे सेगमेंट की, लेकिन उससे पहले हमने आपको बतानी है आज की हेडलाइंस। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब से उनकी किताब नागा पर्वत पर। रेडियोलॉजी क्या है और इससे अमराज की तशखीस कहाँ तक मुमकिन है, प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर बात होगी सदर रेडियोलॉजी सोसाइटी पाकिस्तान डॉक्टर नफीस कुरैशी से। और खुदादाद सलाहियतों के मालिक जमील नक्श की तीसरी बरसी आज मनाई जा रही है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपके लिए क्या है, ओबियसली इन्फॉर्मेटिव एंड एट द सेम टाइम एंटरटेनिंग एज वेल, आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में का वक्त हुआ चाहता है सिंस इस मंडे, और बात हो रही है मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब से उनकी किताब नागा पर्वत के हवाले से। देखते हैं आज का निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। और निकले तेरी तलाश में इस दफ़ा जो मौजूद गुफ्तगू है वो तारड़ साहब की किताब है नागा पर्वत, और नागा पर्वत पर हमारी जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो जारी है, उसी पे बात करते हैं। तारड़ साहब, आपने मैस्टर का जिक्र किया नागा पर्वत में, और डेफिनेटली मैस्टर का जिक्र जो है वो खुद ब खुद आ जाता है कि नागा पर्वत का जिक्र जब भी कोई करेगा तो मैस्टर के बगैर वो मुमकिन नहीं है। कोई फिल्म बनाएगा, कोई किताब लिखेगा, जब भी तारीख लिखी जाएगी, लिखी जा चुकी है जितनी तारीख नागा पर्वत की, तो उसमें मैस्टर जो है वो एक हीरो के तौर पे सामने आता है। हरमन बोल और मैस्टर जो हैं उनके बगैर तो नागा पर्वत नहीं है। और मैस्टर का आपने जिक्र किया, मैं आपसे पूछना एक्चुअली ये चाह रहा हूँ कि आपकी मैस्टर से कभी मुलाकात हुई है? नहीं, मैस्टर से कभी मुलाकात नहीं हुई, राइनहोल्ड मैस्टर। लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनसे मुलाकात नहीं हुई, मसलन गुलजार जो इंडिया के हैं उनसे कभी नहीं हुई। और वो तो मुझे जानते हैं, लेकिन मैस्टर मुझे ज़ाहिर है हरगिज़ नहीं जानते। तो वो उसको मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि उसमें भी एक जुनून है, एक इज़ नॉट ए नॉर्मल माउंटेनियर, और उसके फेफड़े बहुत मजबूत हैं उसके, और हैंडसम भी है, और उसमें ड्रामा बहुत है, थोड़ा बहुत हमें भी वो ड्रामा मौजूद है। तो मैं उसे ओवरऑल टोटल माउंटेनियर के तौर पे मैं उसको पसंद करता हूँ। और जो उसने बगैर ऑक्सीजन के किए हैं चोटियाँ, उस वक्त रिवाज ही नहीं था। ही वाज द फर्स्ट पर्सन आई थिंक, और तमाम उसने 8000 भी की है, एवरेस्ट भी की है, नागा पर्वत जो उसने तनहा भी की है एक दफ़ा, बिल्कुल सोलो नागा पर्वत। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप इतनी बड़ी माउंटेन और इतनी ख़तरनाक माउंटेन पर तनहा जाए और कोई उसके पास पोर्टर नहीं है कोई। तो नेशनल की एक दफ़ा हमारी मुलाकात हो जानी थी। मैं उन दिनों इस्लामाबाद में था, मॉर्निंग ट्रांसमिशन कर रहा था, तो नेशनल आ रहा था। तो पीटीवी ने प्लान किया कि उसके साथ इंटरव्यू, और ऑब्वियसली अगर वो मुझे ना भी चुनते तो मैं खुद ज़बरदस्ती उसके सामने जा बैठता, लेकिन मुझे लाहौर आना पड़ा। तो मेरी गैर मौजूदगी में वहाँ पे एक और जो कॉम्पिटेंट कंपेयर थे, जिनको कुछ इल्म नहीं था कि पहाड़, उन्होंने मतलब कि शिमला पहाड़ी के अलावा उनको मेरा ख्याल पहाड़ देखा नहीं था, तो उसके साथ माउंटेनियरिंग के बारे में बातें कर रहे हैं। तो एक मुझे हिसाब तक याद है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि मैंने वो इंटरव्यू देखा। तो उसने कहा अंग्रेज़ी में इंटरव्यू ना, मेरे जैसी अंग्रेज़ी, कि मिस्टर आई हियर यू क्लाइंब माउंटेन, वेरी बिग माउंटेन्स एंड वेरी डेंजरस, यू नो, एंड you climb all mountain? Okay, yes, I do. It must be very dangerous, huh? Okay, yes, it is dangerous. You must be a very brave person. Yes, you should be given medal. You very brave person. तो मैस्टर ने बड़ी सीरियसली एक बात की थी। उसने कहा कि a brave mountaineer is always a dead mountaineer. ये बड़ा क्लासिक जवाब था उसका। अच्छा, अब भी कभी कभार वो आता है फेरी मेडो वगैरह में, मतलब इनकॉग्निटो, पता नहीं चलने देता, लेकिन डेफिनेटली रूपल साइड से जाता है वो, जो नॉर्थ फेस है नागा पर्वत का, जिसको वो कहता है कि इट इज़ द ग्रेटेस्ट आइस वॉल इन द वर्ल्ड, रूपल फेस की तरफ से। और वो कहते हैं कि वहाँ टेंट लगा के अकेला 2-3 दिन गुजार के वापस चला जाता है। वहाँ पे तरशिंग में एक होटल है, अब तैयार हुआ तब तो नहीं था,
तो उसके एक नातमाम कमरे में मैं ठहरा था। उसके बाद वो मुकम्मल हुआ तो उसके साथ वाले कमरे में मैसनर भी ठहरा था। तो होटल वाले ने एक कमरे के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ और साथ वाले कमरे पर राइनोल्ड मैसनर का लिखा हुआ, जो मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात। जी बिल्कुल। और मैसनर जो है वो बड़ी खामोशी के साथ अब भी पाकिस्तान में आते हैं, और आपको याद ही होगा मैंने आपको एक किताब दी थी जिसमें मैसनर का ऑटोग्राफ था। और मैसनर जो थे वो साइकी कैफ़े में हुंजा में जो मेरा रेस्टोरेंट था उसमें बिल्कुल अचानक आ गया, तो बिल्कुल आइडिया नहीं था, और वो भी घूमते घूमते साइकी कैफ़े को देखने के लिए अंदर थे, और मैं जब उनके बिल्कुल पास गया तो बिल्कुल ठटक गया, और शक्ल से बिल्कुल पहचानता था कि ये मैसनर है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी इनसे पूछूं, और तो झिझकते हुए जब पूछा कि आर यू मैसनर, तो उन्होंने कहा यस। तो खैर उसके बाद मैंने आपकी किताब जो है नागा पर्वत उनको पेश की थी और बताया था मैसनर को कि इस किताब में बहुत तफसील से आपका जिक्र है और बड़ी मोहब्बत से जिक्र है, तो वो काफ़ी खुश हुए थे। तार साहब, ख्वाजा मेहरदाद जो कि स्कर्दू के थे और वही आपके मेज़बान थे, और आपकी बाद में भी ख्वाजा मेहरदाद से मुलाकात रही? ख्वाजा मेहरदाद जो थे वो बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे। उसके बाद नहीं हुई क्योंकि वो मतलब वो चीफ सेक्रेटरी भी शायद गिलगित बल्तिस्तान के हुए, तब वो प्रिंसिपल थे वहाँ पे स्कर्दू कॉलेज के। बेसिकली उन्होंने मुझे बुलाया था कि उन्होंने स्कर्दू जो कॉलेज था वहाँ पे एक पूरा सेक्शन मेरी किताबों का बनाया था, तो वो चाहते थे कि मैं इनाग्रेट करूं। अब मुझे कुछ पता नहीं था उन ज़मानों में कि स्कर्दू किधर है, और लेकिन बाकी लोगों को भी नहीं पता था। यानी उन्होंने खुद मुझे बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक मीटिंग हो रही थी, तो उसमें मुझे याद नहीं है कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, तो डिस्कशन हो रही, तो ख्वाजा साहब ने कहा जी कि हमारी स्कर्दू में ये मसाइल हैं और स्कर्दू में ये है। तो मिनिस्टर साहब ने कहा ख्वाजा साहब आप फिक्र ना करें, हम बलूचिस्तान के तमाम जो तालीमी मसाइल हैं वो हल करके रहेंगे। अच्छा, कहते ख्वाजा साहब ने कहा कि अब मैं इन्हें क्या कहूँ कि स्कर्दू वहाँ नहीं है। इन्होंने दोबारा ने कहा, उन्होंने कहा जी वो मैं स्कर्दू की बात, भाई उसी की तो हम बात कर रहे हैं, वो हमारा पूरा प्लान है 5 ईयर, आप फिक्र ना करें उसमें आ जाएगा। यानी स्कर्दू इतना अननोन था। तो ख्वाजा साहब वाज काइंड इनफ, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, करवाया स्कर्दू से, और उसके बाद बाकी बहुत सारे लोगों से और वहाँ पे जो रहने वाले थे इनिशियल उन्होंने स्कर्दू से मुतारिफ करवाया। दरअसल नागा पर्वत की जो किताब है इसको पढ़ते हुए मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा था कि बेसिकली ये इस मुहिम का यानी नागा पर्वत जाने का ख्याल कैसे आया था? फेरी मेडोज़ के वाले से आया था या रूपल के वाले से आया था या नागा पर्वत की कोई तस्वीर आपने देखी थी? मतलब बुनियादी तौर पर ये ख्याल आया कैसे कि मुझे वहाँ जाना है? ये अब सवाल मुझे याद नहीं रहते, क्योंकि ये मैं 91 में शायद गया हूँ, जो मैं एक्सपीडिशन K2 के बेस कैंप तक, वो बाकायदा एक्सपीडिशन थी जी। उससे पहले मैं गया हूँ, यानी इट विल बी 88 शायद होगा, मुझे अच्छी तरह याद है। ये तकरीबन हुंजा दास्तान और नागा पर्वत के दरमियान का कोई वाक़या? हाँ, हुंजा दास्तान पहले है जी, और उसके बाद नागा पर्वत जी। वो तकरीबन कुछ आइडिया हो गया उस साल का कि जिसमें आप नागा पर्वत कहे, लेकिन ये ख्याल कैसे आया, वही सवाल कि फेरी मेडोज़ को देख के या उसकी कोई तस्वीर देख के या रूपल की तस्वीर देख के या नागा पर्वत की वैसे तस्वीर देख के, या वैसे आपके जहन में क्या था कि नागा पर्वत मतलब किस साइड से जाना है, किस तरफ से अप्रोच करना है? ख्याल ये कि भाई वो ही जिस तरह मैंने अर्ज़ किया ना कि कहीं से सुना कि फेरी मेडोज़ नाम की कोई जगह है। अच्छा, फेरी मेडोज़, उसके बारे में पता करवाया। कोई पाकिस्तानी तो नहीं गया था वहाँ पे, गोरे जाते थे कभी कभार, तो वो मैं तफसील से देख चुका हूँ। तो रायकोट ब्रिज पे रात की है, उसके बाद रात को 3 बजे चले, और उसके बाद मतलब बड़ी मुश्किल से वो बताया कि मतीउर रहमान ने वहाँ पे जो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जहाज़ के मुसाफिरों से मुखातिब होकर, तो तातू के गांव में पहुँचे हैं, वहाँ पे हमने कैंप किया। फिर अगले रोज़ हम पैदल ऊपर गए। तो वहाँ पे एक तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने फेरी मेडो को उसकी वर्जन कैफियत में देखा, अनछुआ फेरी मेडो, और उसकी एंट्री होती थी फंतूरी जी, जो अब बंद कर दी गई है क्योंकि इतना ज़्यादा सयाह जाते हैं कि वो लोग डिस्टर्ब होते हैं। और फंतूरी का मैंने लिखा है कि फंतूरी वॉज ए फैंटेसी। आप इमेजिन करें कि आप एक वो दरवाजे से दाखिल होते हैं
और आगे मतलब है कि जो है अपना नांगा पर्वत, वो लगता है कि आपके ऊपर गिर जाएगा। इट्स सो क्लोज एंड सो ह्यूज जी। और उस नांगा पर्वत के आगे एक ग्रीनरी है और वो जो गुलाब हैं जंगली वो खिले हुए हैं और बर्फानी नालियाँ चल रही हैं और खेत हरे हैं और खलियान खूबसूरत हैं और उसके बाद एक गड़गड़ाहट होती है और नांगा पर्वत की बर्फ़ें लगता है कि आपके ऊपर आ गिरेंगी क्योंकि एक एवलांच आ रहा है। मतलब है कि दूसरी मरतबा जब मैं गया हूँ तो मेरे साथ एक फिल्म क्रू था जी। तो वो डायरेक्टर साहब ने जब वो देखा ना तो वो वहीं बैठ गए, वो मंदिर देखा, कहने लगे कि तार साहब आपने मुझे प्रिपेयर क्यों नहीं किया, मैं तो मेरा तो हार्ट फेल होने, मतलब इट वॉज सो फैंटास्टिक। अब वहाँ से एंट्री नहीं जी। तो फेरी मेडो में जब हम गए हैं, वो मैं अब उसकी तफसील में नहीं जाता, तो एक जर्मन कपल था, मिशाइल और पता नहीं क्या नाम था, वो मेरे दोस्त बन गए। उनके अलावा कोई वहाँ पे सयाह नहीं था, आई वाज द ओनली वन। और उन्होंने नीचे वो छोटा सा जो जौहर टाइप है जिसमें नांगा पर्वत नज़र आती है, कहने के जी यहाँ टेंट लगाए। मैंने कहा नहीं, वो आगे टीला था तो मैंने कहा वहाँ टीला, वहाँ पे लगाना है ताकि नांगा पर्वत नज़र आए। तो कहने के रात को हवा बड़ी चलती है, मुंजमद हो जाएंगे। मैंने कहा हम मुंजमद होने के लिए आए। बहरहाल वहाँ पे टेंट लगाया, वाकई सर्दी बहुत थी। अच्छा। लेकिन सुबह जब वो पर्दा हम उठाते थे और फिर नांगा पर्वत देखते थे जी, तो वो एक अलग ही मंजर होता था, एक मैजिक होता था जिसको देखते थे। अब वो एट टाइम्स आई फील के अब तो वैसे ही लोगों को पता चल जाना था फेरी मेडोज का, क्योंकि कोई कोना नहीं छोड़ा लोगों ने। लेकिन अदरवाइज जो इनिशिएटिव था चूँकि मेरी तरफ से था, टाइम्स आई फील वेरी गिल्टी। अब एक 2-2 हज़ार लोग वहाँ पे जा रहे हैं, होटल बन गए हैं और उसकी वर्जिनिटी ख़त्म हो गई है और लोग शोर मचा रहे हैं और क्रिकेट और कोई पता नहीं कल कला वहाँ पे फूड चेन्स खुल जाए और नियॉन साइंस वगैरह। तो बहरहाल जो ओरिजिनल फेरी मेडो था वो वाकई ही फेरी मेडो था। बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू सुनी आपने तार साहब की, और नागा पर्वत पे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हमने पॉलिटिक्स की बात कर ली, हमने ट्रैवलिंग की बात कर ली, हमने वेदर की बात कर ली। अब ज़रा कुछ आपकी हेल्थ की बात हम कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी भी है और इसके अलावा हर नए आए दिन नए दिन में हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ नया किसी वायरस की सूरत में, बीमारी की सूरत में आता रहता है। सो जनाब, इस वक्त हम अगर बात करें कोई भी बीमारी हो, इसमें जो रेडियोलॉजी है या जो एक्सरेज हैं या स्कैन्स हैं, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है वक्त के साथ साथ। इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा हो गई। ये जदीद साइंटिफिक वेज भी हैं, इसमें कुछ जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे मैंने एक्सरेज कहा है, अल्ट्रासाउंड कहा है, MRI, CT स्कैन, PET और कई ऐसे दीगर शोबे हैं या कई ऐसी दूसरी असनाफ हैं जिनका किरदार बहुत बढ़ गया। और इससे जो बीमारी का तयन है या जो मसले का तयन है उसमें इंतहाई आसानी हो गई है और कुछ ऐसे माहिरीन भी हैं जिसमें बड़ी खिदमात अच्छी सर अंजाम दे रहे हैं। तो हमने आज थोड़ा इसी शोबे से मुतल्लिक बात करनी है। बिल्कुल बात करेंगे। हमारे साथ सदर रेडियोलॉजी सोसाइटी पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद नफीस कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं और इनके हवाले से, इनके कुछ करियर के हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे और इनका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से इनका ये जर्नी का आगाज़ हुआ, अब इसी पे बात करेंगे। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत। हाउ इज लाहौर ट्रीटिंग यू सो फार? वेरी हॉट। बीइंग अ कराचीआइट। जी, कराची में भी गर्मी होती है, लेकिन क्योंकि कराची में एक रूटीन चल रहा होता है और यहाँ पर सुबह घर से निकले और क्लिनिक और शाम में जब वापस आते हैं तो कराची और हैदराबाद, कराची और लाहौर में फ़र्क ये है कि कराची में शाम 6 बजे के बाद दिन भर की गर्मी का असर ज़ायल हो जाता है। एग्जैक्टली। और लाहौर में रात 10 बजे तक भी गर्मी रहती है। उसके बाद भी वैसे रहती है। आप 10 बजे वापस आ गए होंगे। नहीं, हाँ, अगर एयर कंडीशन में तो ज़ाहिर है एहसास। अच्छा, बड़ा वर्सेटाइल किस्म का और बड़ा डिफरेंट मल्टी डायमेंशनल किस्म का आपका करियर है। साबिक मेंबर मैनेजिंग कमेटी कराची जिम खाना, देन सदर रोटरी क्लब ऑफ कराची, देन चेयरमैन अब्दुल्ला ट्रस्ट फाउंडेशन। तो थोड़ा सा अपने इस ट्रैक के हवाले से बताइए, क्या किसी एक जगह दिल नहीं लगा, ट्रैक्स बदलते रहे या साथ साथ सब कुछ चलता रहा? ये कैसा रहा ये सफ़र? देखिए जी, प्रोफेशन और पैशन 2 मुख्तलिफ चीज़ों के नाम हैं। उन लोगों को बहुत फ़ायदा होता है जिनका पैशन उनका प्रोफेशन बन जाए,
लेकिन जिनका प्रोफेशन, उनका पैशन ना हो तो मेरी तरह के होते हैं कि वो अपने पैशन के लिए कुछ और तलाश कर रहे होते हैं, और प्रोफेशन तो प्रोफेशन होता है। प्रोफेशन मीन्स के आपने रोजी रोटी कमानी है और अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करना है, आपका मामला ब्रेड एंड बटर। तो जो सोशल एनिमल इंसान, और वो मैं अपने स्कूल के ज़माने से जिस तरह की एक्टिविटीज़ में था, मेरे साथ बहुत बुरा ये हुआ कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में पहुंचा तो किसी ने मुझे, मैं नाम नहीं ले सकता उन साहब का, समझदार आदमी होंगे, उन्होंने कहा कि ये तो तुम शायरी और यानी शायरी सुनने की हद तक या ये लिखते लिखाते हो ना, इससे तुम्हारा तो दिमाग बहुत मुक़य्यद हो जाएगा। अच्छा। तो यू जस्ट गो फॉर मेडिकल एंड दैट्स इट। तो ये हुआ कि मैंने वो छोड़ दिया। तो आपको इंजीनियरिंग का मशवरा भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने मेडिकल, हाँ, उन्होंने सोचा कि दिमाग वसी आइंस्टाइन का दिमाग भी जो है 12-14% इस्तेमाल हुआ था, अब तक ये सुनने में आया, तो हमारा दिमाग तो शायद 4% भी इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। तो उन्होंने मुझे उस तरफ से मेरी हटा के और कहा कि बस आप मेडिसिन पढ़ें। तो हुआ ये कि पैशन तो वो था और ये मजबूरी में पढ़ना पड़ा। तो एक मैं एवरेज स्टूडेंट था, और ये कि एवरेज से मेरा कि मैं हर साल पास होता था, मेहनत कर लेता था और पास हो जाता था, और फिर इस तरह मैं डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद सोचा कि मैं बड़ा अपने पूरे सर्कल में खामोश इंसान माना जाता हूँ। बीवी को तो शिकायत ही है कि मैं बात ही नहीं करता, हालांकि ये उनको खुशी होनी चाहिए कि मैं खामोश रहता हूँ तो मैं उनकी सुनता हूँ मगर अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपसे बातों के सिलसिले को रखेंगे, हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर मोहम्मद नफीस कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम बात कर रहे थे डॉक्टर मोहम्मद नफीस कुरैशी साहब से, और वैसे तो ऑफर भी हमारी इतनी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी, जिस तरह से वो अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर कर रहे थे। डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली आपने बताया कि पैशन आपका लिखना था, शायरी और दीगर मामलात थे, और किसी समझदार ने आपको इधर डॉक्टरेट की तरफ लगा दिया। समझदार इन्वर्टेड कॉमर्स। हाँ, वो मैंने एग्जैक्टली सार्कास्टिक हो गया। सो अब आपने अभी बड़े दिलचस्प वाक़यात भी आप हमारे से शेयर करें चाहेंगे। ये जो जर्नी आपने जिस पैशन को छोड़ा और जिस प्रोफेशन की तरफ आए, पैशन को साथ साथ आपने परस्यू किया? जी जी बिल्कुल। और यानी अब बहुत पुरानी बातों को तो छोड़ें, लेकिन जैसे कराची जिमखाना का मैं मेंबर हूँ, वहाँ जब इलेक्शन होते हैं, मैनेजिंग कमेटी बनती है, तो मुझे कुछ और देने के बजाय मुझे वो लाइब्रेरी और लिटरेरी कमेटी का कन्वीनर बना। ज़बरदस्त। और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने वहाँ पे अच्छा काम किया, और मुझे हमारे मेंबर्स का रिएक्शन भी ये मिलता है कि मैं अच्छा काम करता हूँ। और जब भी कभी मैं मेंबर बना यानी मैनेजिंग कमेटी में, तो मुझे यही पोर्टफोलियो दिया गया, और अभी भी ऐसे होता है कि कभी कभार वो मुझे कोई प्रोग्राम कराने के लिए कहते हैं कि जी मैं ये प्रोग्राम करूं, और मैं उसको बहुत ही खुश असलूबी से करता हूं। मुझे कुछ थकावट नहीं, वो सारी बात है जो बात दिल से चले। थोड़ा सा ये पब्लिक इंटरेस्ट की भी चूँकि बात है, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन्स, पिछले दिनों में वैसे भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब से कोविड आया तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आप जैसे ऑफर तो कुछ दिलचस्प वाक़यात भी बता रहे थे अपने दोस्तों की जानिब से, वो भी अपनी जगह, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा इसकी इंपॉर्टेंस पे बात कर लेता हूँ। इसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है टेक्निकली, हम कितना उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुके हैं, और मज़ीद इसमें कितनी गुंजाइश है कि हम इसमें मज़ीद बेहतर हो सकते हैं दुनिया को अगर हम देखें? देखिए, मैं बहुत मुख्तसर, अभी बहुत रिसेंट बात है इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं क्योंकि रेडियोलॉजी सोसाइटी पाकिस्तान के साथ गुज़िश्ता 22-23 साल से अटैच हूँ। बहुत जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हमारे यहाँ, कॉन्फ्रेंसेस 5 कैपिटल्स में होती हैं, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची। तो हर जगह पे मैंने थोड़ा थोड़ा काम किया, और कराची में तो सारी कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरी भी होती है। 2017 में यानी हर 5 साल के बाद एक कैपिटल में रेडियोलॉजी कॉन्फ्रेंस होती है, और नवंबर में इस साल फिर कराची में कॉन्फ्रेंस है। सही। तो इस दफ़ा रॉयल कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी, उनके साथ हमारी गुफ्तगू चल रही थी। वहाँ के जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, जो पाकिस्तानी हैं या ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी हैं, और जो रेडियोलॉजिस्ट हैं और रॉयल कॉलेज के साथ अटैच्ड हैं। अच्छा। तो हमारी जो कराची वाली कॉन्फ्रेंस 2017 में हुई,
उसका मैंने साइंटिफिक प्रोग्राम उनको भेजा कि अब हम 22 में कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ मिलके इसमें हमें कुछ इसमें अपडेट करें, कुछ बेहतर करें। तो आप यकीन करें कि उन्होंने कहा कि आपकी जो कॉन्फ्रेंस का जो साइंटिफिक स्ट्रक्चर है ये किसी भी तरह रॉयल कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी से कम नहीं है। अच्छा, वाह। दूसरी बात है कि उसी 2017 की कॉन्फ्रेंस के हमें बता रहे थे कि उसमें यूरोपियन सोसाइटी जो रेडियोलॉजी सोसाइटी उनके प्रेसिडेंट इलेक्ट आए हुए थे। उन्होंने दो बातें की जो कभी वो टीवी पे नहीं आ सकी, मैं आज वो करना चाहता हूँ। दो जुमले उन्होंने कहा कि एक तो आप कभी ये ना कहा करेगा आपकी जो कॉन्फ्रेंस है वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री की कॉन्फ्रेंस है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड, इट इज़ अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कॉन्फ्रेंस। दैट्स ग्रेट। वन, और एक दफ़ा नहीं 2-3 मरतबा। और दूसरी बात उन्होंने जो की जो बहुत खूबसूरत है, जो हम शायद खुद रियलाइज़ इतना नहीं कर पाते, उन्होंने कहा मुझे लगता है आप लोग अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये दो जुमले उन्होंने कहे और ये मैं समझता हूँ कि इसने मुझे मेरी ज़िंदगी में एक और ज़्यादा पैशन भर दिया इस बात के लिए कि हमें पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ ज़्यादा से ज़्यादा करना। टेक्नोलॉजी आम होती है उसके साथ साथ उसकी लोगों के लिए एक्सेस उस तक आसान होती है और लोगों के लिए अफोर्डेबल भी होती जाती है। जैसे पहले कभी कोई दवाई आई होगी बहुत महंगी होगी और वक्त के साथ वो सस्ती होती चली गई। ये जो इक्विपमेंट है ये वक्त के साथ महंगा ही हुआ है, ये सस्ता नहीं हुआ। इसका ताल्लुक यूएस डॉलर से मे बी दैट्स द रीजन। यही मेरा सवाल था कि इसकी क्या वजह है। अगर टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, आम जगहों तक मशीन्स पहुंच रही हैं, लोग टेक्नोलॉजी पहुंच रही है, तो उसको लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी बेहतर होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई। इसकी क्या वजह? सिंपल बात यह है कि जो मशीन 2000 में $2 लाख की थी, तो उसका मतलब था कि $2 लाख का मतलब उस ज़माने में 60 रुपए का डॉलर था। आज $2 लाख का मतलब 4 करोड़ रुपए है। तो एक्सरे जो फिल्म या जो भी कुछ यानी एक्सरे में इस्तेमाल हो रहा है, जो भी मशीन इस्तेमाल हो रही है, वो सब इंपोर्ट हो रही है। जैसे जैसे यानी ये हमारा डॉलर बढ़ता जाएगा, हमारा तो नहीं, हम तो इसके जिनका है, जिनका है वैसे भी वास है यूएस, वैसे भी विश के हमारा होता। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने खुद भी कहा, ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है क्योंकि आप इस सोसाइटी के सदर भी हैं जो इस हवाले से काम करिए पाकिस्तान में। हमारे यहाँ जो बच्चों को एजुकेशन के हवाले से रेडियोलॉजी पढ़ाई जा रही है या दीगर जो कोर्सेज होते हैं मुख्तसर या लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी हैं, उनके हवाले से आपको क्या लगता है कि कितनी इम्प्रूवमेंट हो सकती है और आप एज ए सोसाइटी के सदर भी ओवरऑल इस हवाले से क्या काम करें? देखिए, ये हमारे यहाँ रेडियोलॉजी में जिस तरह दूसरी डिसिप्लिन मेडिकल के होते हैं, इसमें पाकिस्तान में FCPS एग्ज़ाम होता है, फेलो ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन। उसका 3 एग्ज़ाम होते हैं, पार्ट 1 और उसके बाद इंटरमीडिएट मॉड्यूल और फिर पार्ट 2। 4 साल की कम से कम की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद वो पार्ट 2 का एग्ज़ाम देते हैं। पहले पार्ट 1 पास करते हैं, फिर वो इंटरमीडिएट मॉड्यूल करते हैं, उसके बाद FCPS पार्ट 2 करते हैं। इस तरह 4 साल की एक ट्रेनिंग के बाद अगर वो FCPS पार्ट 2 कर लेते हैं तो वो फिर रेडियोलॉजिस्ट बन जाते हैं। और इसके बाद उनका तजुर्बा है, और जो ये ट्रेनिंग है ये किसी भी अस्पताल में होती है जो रिकग्नाइज्ड हो फॉर कॉलेज ऑफ फिजिशियंस सर्जन्स के लिए। ठीक। उसके अलावा DMRD और MCPS एग्ज़ाम्स भी होते हैं और वो 2 साल की, और ये भी हमारे अप टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं एग्जाम। यकीनन स्टैंडर्ड के लिहाज से तो वैसे ही है, लेकिन उनकी एक्सेप्टेंस ऐसी नहीं है जैसे कि हम समझते हैं कि होनी चाहिए। यानी एक जनरली कह सकता हूँ, जिस शख्स ने FCPS किया है यहाँ पर, उसके लिए FRCR करना यानी फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। ठीक है, मतलब कंपैरेटिव इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गुड। थोड़ा सा आपकी उसी लाइटर साइड पे आ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने हमें कहा भी था कि ज़रा ये सकील बातें सुबह सुबह कम करें, ज़्यादा अच्छा है। हम भी ये चाहते हैं, ये ज़रा ज़रूरी था आपका, क्योंकि आपका रेफरेंस ये है। अच्छा, ये जो आपने शुरू में बात की, पैशन कम्स प्रोफेट, दुनिया में और पाकिस्तान में बिलखुसूस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी, डॉक्टर्स तो बहुत ही ज़्यादा होंगे आई बिलीव, जो कि डॉक्टर्स नहीं बनना चाहते थे। वो लाइफ में मे बी कोई सिंगर बनना चाहते थे, शायर बनना चाहते थे, कोई और किसी तरह जाना चाहते थे, ट्रैवलर बनना चाहते थे, लेकिन वो अपनी मुख्तलिफ फील्ड में। उन लोगों के लिए क्या है, हाउ टू गेट दैट मेंटल सेटिस्फैक्शन, पर्टिकुलर इन द एज जिसमें आपकी एक फैमिली भी है, आप पे जिम्मेदारियाँ भी हैं, बट आपने दिल तो है ना, धड़कता है वो, तो उसको तो चाहिए वो चीज़ जो उसने सोची है। कोई मशवरा ही देते हैं अपने तजर्बे की रोशनी?
या तो जिन लोगों को मेडिसिन का शौक है वो मेडिसिन में आए, और जिनको नहीं है वो ना आए। अब तो ऐसा होता जिनके वालिदैन को है उनको नहीं है वो क्या करें, क्योंकि दाखिला तो करवा देते हैं अब्बू कि बेटी ने डॉक्टर बनना है या बेटे ने डॉक्टर बनना है। बिल्कुल, लेकिन अब ऐसा कम होता है। हमारे वक्त में ज़्यादा होता था। हमारे वक्त में तो अच्छा बच्चा का मतलब साइंस स्टूडेंट, और उसका उससे भी उससे अच्छा बच्चा या वो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। तीसरा चौथा प्रोफेशन इधर मैं वैसे CSS करना चाहता था, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उस प्रोफेशन में जाता तो जितना मैं अच्छा डॉक्टर या रेडियोलॉजिस्ट हूँ उससे ज़्यादा बेहतर मैं एक CSS ऑफिसर होता। ये मेरा ख्याल है। जैसे अब एक्सरे के बारे में आपने मैं बात कर रहा था, कोविड वाला ज़माना, घर में बैठे हुए 2 चीज़ें हुई इससे। एक तो लोगों ने समझा कि ये एक्सरे जो है ना इसकी तस्वीर लें। आजकल कैमरे पे तस्वीर तो हर चीज़ की व्हाट्सएप वगैरह पे भेज देते हैं, और व्हाट्सएप पे भेज दें, डॉक्टर साहब रिपोर्ट बता दें। अब रिपोर्ट में नज़र आ रहा है कि पीछे एक बल्ब जल रहा है, उनकी बेगम पीछे खड़ी है हाथ में लेके। अब अगर उनको रिपोर्ट ना करें तो हम मगरूर हो गए, और दोस्त हो, अगर वो दोस्त हैं तो वो बहुत जाहिर है जिस तरह कमेंट करते हैं दोस्त, और अगर वो प्रोफेशनल साथी हैं तो उनको और ज़्यादा बुरा लगता है। हम अपने आप को समझ कह भी नहीं सकता कि तो मैं बड़ा कोविड नहीं बेगम आई है। हाँ, एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ हम हमारे सारे ख़ास तौर पे दोस्तों को और मेडिकल प्रोफेशन के लोगों को कि किसी भी रेडियोलॉजिस्ट को एक्सरे की तस्वीर लेके ये उम्मीद ना करें कि वो कोई सही रिपोर्ट उस पर लिखेगा। अगर उसने लिखी भी तो ये बहुत 50-50 चांस है कि वो रिपोर्ट सही हो या गलत हो। ये मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है। ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं व्हाट्सएप पे किसी को एक अम्बिलिकल हर्निया दिखाऊं और सर्जन से कहूँ आप इसकी सर्जरी कर दें, तो ये बिल्कुल ऐसी बात। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे भी अब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के आने से और हमारी एक्सेस हर चीज़ तक होने से हम खुद ही अपने आप में डॉक्टर हैं, हम खुद ही अपना इलाज करते हैं, अपनी तशखीस करते हैं, और फिर जब चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं फिर हम किसी प्रोफेशनल के पास जाना गवारा करते हैं। ये चीज़ें जहाँ तक हमारे लिए आसानी भी है वहाँ बहुत हद तक चैलेंजिंग भी तो है। देखिए, मैं मॉर्निंग शो में आया हूँ, अगर मुझे ऐसा लगे कि इस सिटिंग के बाद मैं एक मॉर्निंग शो कर सकता हूँ तो ये मेरी बहुत ख़ाम ख्याली होगी। आप दोनों लोग जितनी तकलीफ़ों से गुजरे थे, जिसका अभी जिक्र भी हो रहा था, आपको नाश्ते खाने इतनी मुख्तलिफ़ चीज़ों से सिर्फ देख कर पानी पीना होता है, दैट्स इट, जो हम नहीं कर सकते। तो इसी तरह से कोई भी जो प्रोफेशन होता है उसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस के बाद आप किसी जगह पे पहुंच सकते हैं, और उसके लिए बहुत पैशन की, बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपकी ख्वाहिश ज़रूर है और बर्निंग डिज़ायर हो जिस चीज़ को भी आप हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो बर्निंग डिज़ायर के लिए जो कुछ आपको कीमत पे करनी पड़ती है वो बहुत जो ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आप हमारे पास आए हैं तो बड़ा अच्छा लगा हमें। इन दी एंड एनीथिंग इफ यू लाइक टू से, अपनी फील्ड को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर, एनीथिंग लाइफ को लेकर। मैं अमजद इस्लाम अमजद साहब के 3 मिसरे जो मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ ज़रूर, और सबको कहता हूँ कि ज़िंदगी के पर्चे में वाह वाह सब सवाल मुश्किल हैं, सब सवाल लाजिम हैं। ये मेरा मैसेज है। सब सवाल मुश्किल हैं और सब सवाल लाजिम है। इसमें जो हमारे ऑप्शंस नहीं है, मैट्रिक इंटर या उसमें अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन नहीं है, और सबके नंबर भी बराबर है, हमारे पर्चों पे लिखा होता है हर सवाल के नंबर। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया, और आइंदा भी जब भी आपको मौका मिले, वक्त मिले, ज़रूर आइएगा। आपका शुक्रिया, कामरान साहब का शुक्रिया, और आपसे मिलकर यानी जो प्रोग्राम हम घर पे देखते थे उससे बहुत मुख्तलिफ माहौल में ये देखा और अच्छा लगा। अल्लाह साहब का इसलिए भी शुक्रिया कि उनकी वजह से आप जैसे मेहमान हमें हमारे साथ मिलते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। आई होप आपने एंजॉय की होगी ये डिस्कशन। एक तो हमने टेक्निकली जो रेडियोलॉजी है उसके बारे में भी बात की, विद दैट जो जिंदगी की रेडियोलॉजी है उसके बारे में भी हमने सीखा भी और डिस्कशन कोशिश की हमने। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आगे बढ़ते हैं और खुदादाद सलाहियतों के मालिक जमील नक्श साहब की बात करते हैं, जो कि 2019 में इंग्लैंड में इंतकाल कर गए थे। आज उनकी तीसरी बरसी है और बड़ा दिलचस्प इनकी ज़िंदगी का सफ़र है। जमील नक्श कैराना इंडिया में पैदा हुए, तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान मुंतकिल हुए और लाहौर में उन्होंने अपनी रिहाइश अख्तियार की। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में मिनिएचर मुसव्वरी की तरबियत हाजी शरीफ साहब, जो उस वक्त बड़े मशहूर एक उस्ताद थे, उनसे ली। वो अपनी तर्ज के मुनफरिद मुसव्विर गर्दाने जाते हैं। अपनी तख्लीकी सलाहियत, अपने जहन और खुदादाद जो सलाहियतें अल्लाह ने उनके अंदर रखी थी, उससे अपने फ़न को नुक्ता अरूज पर पहुँचाया। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुसव्वरी की और ख़ास तौर पर औरत और परिंदे और घोड़ों को अपना मौजू बनाया और इस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना जो काम है वो किया। और कराची में और इनका जो स्टूडियो रहा है, इनफैक्ट जो इनकी आर्ट गैलरी रही है, उसमें भी कहा जाता है कि परिंदे बड़ी वसी तादाद में, बड़ी ज़्यादा तादाद में पाए जाते थे। उन्होंने स्टिल लाइफ, कैलीग्राफी, मिनिएचर और बुनियादी उसूलों के अंदर रहकर भी काम किया और इसको अपने फ़न में शामिल किया। इनको पेंटर भी कहा जाता था और इनकी जो टाइमलेस विजुअल लैंग्वेज जो इनकी आर्ट पीसेस थी उसमें नज़र आती है। इन्होंने मुगल्स के साथ जो मुगल्स की जो आर्ट वर्क है, उनका जो आर्किटेक्चर है, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन भी ली और इसके साथ साथ नूरजहाँ के मकबरे पे जब ये गए तो इनको वहाँ से भी बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली। और जिस तरह से इनके आर्ट पीसेस में आपको एक जो कह ले डीप या डेप्थ नज़र आती है, चाहे वो ख़वातीन को लेकर हो, परिंदों को लेकर हो, जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। और इनका जो आर्ट वर्क है उसको दुनिया भर में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में सराहा जाता है। इन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान की जो संजीदा फ़न मुसव्वरी है उसको रोशनास कराने में बहुत अहम किरदार अदा किया। और इनके आर्ट पीसेस को देखने के बाद अंदाज़ा होता है कि कितनी डेप्थ के साथ इन्होंने बहुत सारी जो विजुअल लैंग्वेज है इसको एक्सप्रेस किया है अपने आर्ट पीसेस के थ्रू। सो जमील नक्श साहब के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने उनके फ़न के एतराफ़ में उन्हें तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा, जबकि जमील नक्श के नाम पर म्यूज़ियम में उनकी दहाइयों में तैयार करदा फ़न पारों को भी रखा गया है। बिल्कुल, उन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर एज़ यू टोल्ड पाकिस्तान का नाम रोशन किया और अब भी इस फ़न को उनके नाम से और उनके नाम को इस फ़न से जोड़ा जाता है और याद किया जाता है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर आप इनके फ़न पारों को देखें, जो कुछ हम आपको दिखा भी रहे थे कि एक जानिब ख़वातीन हैं विद दैट लॉस ऑफ पिजन्स, परिंदे हैं, इनकी क्या मुमासलत है, इसमें वो क्या दिखाना चाहते हैं। जो आर्ट से वाबस्ता लोग हैं वो जमील नक्श साहब के फ़न की इस गहराई को बखूबी समझ सकते हैं। सो हमने ज़रूरी समझा कि आज हम उन्हें खिराज तहसीन पेश करें। व्हाट एल्स वी हैव, डू हैव द टाइम? अब्दुल जोशी के हवाले से, अब्दुल जोशी के, ओह यस, अब्दुल जोशी साहब के हवाले से आपको बताएं। उड़ती खबर अब तक पहुंची तो हमने खुशी के इजहार के लिए आप तक पहुंचा देते हैं कि माउंट एवरेस्ट उन्होंने सर कर लिया है। पाकिस्तान के माउंटेनर हैं और आपको याद होगा जोशी हमारे शो में भी आ चुके हैं और आई थिंक सफ़र शर्त में तो दो तीन बार अहमद साहब से उनका इंटरेक्शन हो चुका है। आई डोंट नो वेदर कोई उनकी पिक्चर हमारे पास अवेलेबल है या नहीं, लेकिन जो दिलचस्प बात है जोशी अवेलेबल है। ये उनकी जर्नी है जो आपको दिखा रहे हैं और उन्होंने माउंट एवरेस्ट सर की है। ये ही इज़ वन ऑफ द माउंटेनियर्स नाउ जिन्होंने ये एजाज़ भी पाकिस्तान के लिए हासिल कर लिया और पशु कौन्स पे ये गए थे अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो बड़ी जबरदस्त बात है। कांग्रेचुलेशंस टू अब्दुल जोशी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया है। उनके हवाले से हमने आपको बताया और अब भी हमारे शो का वक्त छुट्टी टाइम हो गया है, छुट्टी का वक्त हो गया है। लेकिन आज मंडे का दिन है, पूरा हफ्ता आपने आने, टेंशन आपने लेनी, डट के मंडे नु जल्द से एंजॉय करें। अभी इजाजत लेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।